नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया। खास बात यह रही कि सीएम धामी ट्रैक्टर से हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे और हालात का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद किया और भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव मदद उनके साथ खड़ी होकर करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर शहीदों को नमन करते हुए कई ऐतिहासिक घोषणाएं की। वहीं भारी बारिश के बीच सीएम धामी ने मॉल रोड का नाम बदलकर आंदोलनकारी मॉल रोड करने का ऐलान किया, जिससे माहौल में गर्व और उत्साह छा गया। साथ ही उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया और गढ़वाल सभा भवन को सांस्कृतिक धरोहर केंद्र बनाने की घोषणा भी की। सीएम ने शिफनकोट के प्रभावित 84 परिवारों के पुनर्वास और पटरी व्यापारियों के लिए वेंडर जोन विकसित करने की भी बात कही। मसूरी गोलीकांड के सभी अमर बलिदानियों को मैं नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपनी उत्तराखंड राज्य की ओर से हम सब उनका स्मरण करते हैं। हम उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी नमन करते हैं, जिनके संघर्षों के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। अटल जी का भी स्मरण करते हैं कि उन्होंने भी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड को संवारने का काम हो रहा है। हम इस दिन ये संकल्प लेते हैं, ये दिन हमको ये स्मरण दिलाता है कि हमारे राज्य के बलिदानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमको उत्तराखंड राज्य के निर्माण का एक हमारा जो सपना था वो पूरा किया। उनके सपनों के अनुरूप, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का हम निर्माण करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उस काम को आगे बढ़ाएंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे और हमारा हर संभव प्रयास होगा कि जो उनकी अपेक्षाएं थी कि एक अच्छा उत्तराखंड, विकसित उत्तराखंड और ऐसा उत्तराखंड जो हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य के रूप में जिसकी गिनती हो, आदर्श राज्य के रूप में गिनती हो, उसके निर्माण के लिए हम विकल्प रहित जो हमारा संकल्प है, संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं सीएम के जाते ही क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और सरकार पर शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही यूकेडी नेताओं ने कहा कि शहीदों के हत्यारे आज भी खुले घूम रहे हैं और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और उन्होंने चेतावनी दी कि 2027 के चुनाव में यूकेडी मजबूती से मैदान में उतरेगी। 2 सितंबर का दिन पूरे उत्तराखंड में काले दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि राज्य उत्तराखंड पृथक राज्य के आंदोलन में यहाँ पर जो है गोलीकांड हुआ था, जिसमें हमारी मातृशक्ति की भी यहाँ पे जाने गई थी। आज 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी आप देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ के मूल निवासी हम लोग जो आंदोलन हमने करा है उनको यहाँ पर जो है शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ बैरिकेडिंग पर रोक दिया जाता है। क्या ये राज्य इसलिए बनाया था कि यहाँ के मूल निवासियों को बाहर रोक दिया जाए? ये जो मंच पर बैठे हुए ये राज्य विरोधी लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस राज्य को बनाने में इन्होंने जो है उस समय इन्होंने रोका था यहाँ की स्थानीय ताकतों को। लेकिन हम चेताना चाहते हैं इनको भी और हम अपनी उत्तराखंड की जनता से अपने लामबंद उनको करना चाहते हैं कि ये राज्य हमने इसलिए नहीं मांगा कि यहाँ के मूल निवासियों को बाहर रोका जाए, उनके जो अधिकारों पर जो है अतिक्रमण किया जाए। ये राज्य हमने मांगा था यहाँ के मूल निवासियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए। तो आज जो है मेरा स्पष्ट सरकार से कहना है कि वो चेत जाए, वरना एक आंदोलन तैयार है इस राज्य को बचाने का आंदोलन। और इसके लिए जो है पूरी उत्तराखंड की जनता जो है लामबद्ध हो चुकी है और इसके जो है बड़े परिणाम शीघ्र ही देखने को आपको मिलेंगे। साथ वास्तव में जो इस आंदोलन में शरीक थे आप श्री लताफत हुसैन जी हमारे साथ हैं, लेकिन बड़ा दुख की बात है हम हर साल यहाँ पर आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी सरकार आने के बाद इस मंच को व्यावसायिक बना दिया है और उसने अपनी सरकार का एडवर्टाइजमेंट का अड्डा बना दिया है, ये दुखद है। ये हमारे शहीद हैं और इनका भगवान का रूप ले लिया है। यहाँ पर दर्शन के लिए आम लोग सभी को एक समान का समान देखना चाहिए। अभी देखने में आया है कि हमारे युवा के जो कुछ लोग थे उनको गांधी चौक में पीछे रोक दिया गया है।
बहुत ही दुखद है। इसको यहाँ पर इसको वीआईपी करण नहीं करना चाहिए। और ये मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो व्यवस्था है ये कुल मिलाकर के वर्तमान सरकार की तानाशाही है और इनकी अपनी रूल हुकूमत चल रही है। इसलिए हमारा यही नारा है कि धामी तेरी ये जागीर नहीं है, ये शहीद स्थल हमारा है। और इसी नारे के साथ आने वाले टाइम में अगर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो ये जन आंदोलन बहुत आगे तक जाएगा। राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने 42 से ज़्यादा शहादत दी है। उसके बाद राज्य की जो राजनीति है उससे उत्तराखंड क्रांति दल बाहर हो गया। आज हम अपने शहीदों को याद करने के लिए यहाँ पर आते हैं और उसके बाद हमारे लोगों को रोक दिया जाता है। क्या ये शहीद स्थल भी हमारा नहीं रहा? एक तरफ तो भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार उत्तराखंड के शहीदों पर गोली चलाने वाले, बलात्कार करने वाले मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देती है और दूसरी ओर धामी जी शहीदों के यहाँ बीच में ढोंग करते हैं। यहाँ पर आकर अगर ये शहीदों का सम्मान करते हैं तो अभी भी उत्तराखंड आंदोलनकारियों के जो जिन्होंने कत्ल किए वो लोग जिंदा हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये एक तरफा, ये दो तरफा, ये क्या, ये दो धारी तलवार कहाँ चला रहे हैं? ये दोहरा चरित्र सत्ता का है। अगर इनकी वास्तविक तौर पे उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के शहीदों के लिए सम्मान है तो जो लोग अभी भी जिंदा हैं, जो एसडीएम डीएम लोग अभी भी जिंदा हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर ठोस कदम उठाइए। आईआईटी का 25वां दीक्षांत समारोह 5 सितंबर को आयोजित होगा। इसके चलते इस बार 2614 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी, जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर के विद्यार्थी शामिल हैं। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह शिरकत करेंगे। साथ ही उनके साथ कई अन्य वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर आईआईटी के नवाचार और उत्कृष्टता की परंपरा भी रेखांकित की जाएगी। रहे थे तो इस बार का हमारा जो दीक्षांत समारोह है 5 सितंबर को मनाया जाएगा और कुल मिला के जो है हम लोगों ने 2614 छात्रों को डिग्री दी जाएंगी। और इस कन्वोकेशन के जो मुख्य अतिथि हमारे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और वो एक जाने माने फिजिशियन रहे हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं। उनके अलावा डॉक्टर निर्मलजीत सिंह जो हमारे एलुमनाई भी हैं आईआईटी रुड़की के और रिटायर्ड आईएएस हैं, तो फॉर्मर चेयरपर्सन जो है एनसीवीटी जो नेशनल काउंसिल है ऑफ वैल्यू एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग की, तो जो जिसमें काफ़ी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो ये सब कराए जाते हैं। तो और वो फॉर्मल एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे पंजाब गवर्नमेंट के, वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। इनके अलावा जैसे हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर श्री वी रेड्डी जी वो भी इस कन्वोकेशन में जो प्रिजाइड करेंगे। और हमारे एक और अलुमनी श्री पंकज अग्रवाल जी जो अभी सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, तो वो अवार्ड सेरेमनी में आएंगे। और इस तरह से कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो कन्वोकेशन में हमारे बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स होंगे और भी बहुत सारे अतिथि जो इस पूरे कन्वोकेशन में महिलाओं को। और टोटल जैसे मैंने कहा कि हम लोग जो है 2614 छात्रों को डिग्री दे रहे हैं और इसमें जो है 500 पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं और टोटल 602 महिलाएं जो हैं इस कन्वोकेशन में डिग्री लेंगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी पूर्व विधायक महेंद्र यादव इन दिनों 5 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता से संगठन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत की और साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आम आदमी पार्टी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और दावा किया कि आने वाले चुनावों में प्रदेश में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन पहले से कहीं बेहतर रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के दौरे पर आए हैं, करीब 5 दिनों से ये उत्तराखंड के दौरे पर हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के ये आम आदमी पार्टी को खड़ा करने का संघर्ष कर रहे हैं। वहीं इनके साथ रविंद्र आनंद भी मौजूद हैं जो इनको दिशा निर्देश भी दे रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि किस किस जगह उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी मजबूत है और किन किन जगहों पर आम आदमी पार्टी को मजबूत करना है। उसी पर बातचीत करने के लिए आइए महेंद्र यादव हमारे साथ हैं, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं महेंद्र यादव। सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में है लेकिन खड़ी नहीं हो पाई है, किस प्रकार से आप खड़ा करने का जद्दोजहद कर रहे हैं? देखो, आम आदमी पार्टी अभी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को चाहने वाले भी हैं, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं जो चुनाव लड़े हैं, विधायक का चुनाव लड़े हैं, उसके बाद निगम का जो चुनाव लड़े हैं। अभी हमारे पास टीम है,
उत्तराखंड में ऐसा नहीं है कि हम जीरो हैं, काफ़ी लोग हैं और उन सब लोगों को लेके हम मेहनत करेंगे और बूथ तक हम जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर विधानसभा में टीम बनाएंगे और एक अच्छा संगठन खड़ा करके फिर दोबारा से 2027 में हम चुनाव लेंगे। सर कहाँ कुछ खामियां हुई, क्योंकि जब चुनाव होता है तो उसका विश्लेषण होता है, कहाँ कुछ विश्लेषण में आपसे खामियां हुई है, जो आप चुनाव लड़ने में आपसे कुछ खामियां हुई है, उसके विषय में थोड़ा आप बताएं, जिसके विषय में आप गहन चिंतन कर रहे हैं और दोबारा उत्तराखंड आकर के आप उस परेशानी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चुनाव के बाद कुछ कमियां पार्टी की रही, विश्लेषण होना चाहिए था, आए नहीं, और विश्लेषण करने के बाद जो चुनाव लड़े थे, जिन्होंने मेहनत की थी, जिन्होंने संघर्ष किया था, उनको साथ में लेके फिर आगे चलना चाहिए था। तो जो भी हुआ पीछे कुछ कमियां तो थी पार्टी की, लेकिन उनको हम दूर करेंगे। अब दोबारा से हम सभी को साथ लेके चलेंगे और जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं, जो दिखते हैं, जो परेशानियां यहाँ पे हैं, उनको अपने लोगों से पूछेंगे, उनको उन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। और हमारी पार्टी का जो सबसे बड़ा एक मेन मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य, उस शिक्षा स्वास्थ्य पे हम चुनाव लड़ेंगे, कोशिश करेंगे बड़ी टीम बने, बड़ी टीम बनने के बाद 70 की 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ें। सर आप उत्तराखंड के दौरे पर हैं, कहाँ कहाँ उत्तराखंड में आपने दौरा किया, उत्तराखंड के किन किन जिलों में, किन किन? मैं उत्तराखंड में सबसे पहले हम गए उधम सिंह नगर, उसके बाद हल्द्वानी गए, फिर हरिद्वार, आज देहरादून में। तो हमने 4 जिलों का दौरा किया। तो 4 जिलों में हमें एक अच्छे कार्यकर्ताओं की टीम मिली। अभी लोगों में उत्साह है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम आए और आके फिर दोबारा से नए सिरे से पार्टी को मजबूत करें। तो पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको भी हम लेके आएंगे, जैसे संजय सिंह वगैरह जो भी और बड़े नेता हैं, उनको भी हम लेके आएंगे और पार्टी को एक मजबूत दिशा देने की कोशिश। सर आपको क्या लग रहा है, उत्तराखंड के दौरे पर आप हैं, लगातार विजिट कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि किन किन कमियां हैं, क्या कमी है जिसको आम आदमी पार्टी पूरा करेगी जब वो सत्ता में आती है? तो सबसे पहले तो शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। जो स्कूल थे वो बंद हो गए, जो छोटे छोटे स्कूलों को उनको मर्ज करने के नाम पे उनको बंद कर दिया गया। शिक्षा एक बहुत जरूरी हथियार है, शिक्षा जरूर चाहिए। तो शिक्षा का एक मुद्दा है। इसके बाद एक स्वास्थ्य का मुद्दा है। यहाँ कोई ऐसे हॉस्पिटल नहीं है, अगर कोई बीमार हो जाए तो इलाज हो। पहाड़ों पे एक ऐसी दुर्दशा है लोगों की, अगर कुछ छोटा मोटा बुखार भी हो जाए या कोई ऐसी परेशानी आ जाए तो वहाँ कोई इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो भी हम लेके चलेंगे और दोनों मुद्दे ये लेके चलेंगे। उसके बाद जो खनन वाला जो मुद्दा है, जो खनन अवैध तरीके से खनन की जाती है, उन मुद्दों को भी हम लेके चलेंगे। कोशिश करेंगे कि यहाँ से लोगों से मिलके 1 to 1 लोगों से मिलके उनकी बात को सुना जाए और सुनने के बाद एक अच्छा संगठन खड़ा किया जाए। मेरा मानना है कि संगठन मजबूत होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड में भी आप अकेले ही चुनाव लड़ेंगे क्या, कि विधानसभा जब होगी तो फिर आप एक साथ हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो एक रिजल्ट बताएगा जो भी है आने वाले समय में, हम अपना कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो बात की बातें हैं। लेकिन हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस बार क्या आपकी रणनीति बनेगी चुनाव को लेकर? रणनीति पहले तो सबसे बड़ा संगठन है, जिसके पास संगठन होता है वो चुनाव लड़ता है। सबसे बड़ी रणनीति ये रहेगी कि हम अपना संगठन किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। तो उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी महेंद्र यादव से हमने बातचीत की और आपने देखा कि किस प्रकार से महेंद्र यादव कह रहे हैं कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को एक बार खड़ा करना है और आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ संगठन विस्तार की भी बात इन्होंने कही और कहे कि प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन किया जाएगा और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि नए प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति उत्तराखंड में की जाएगी। अब यह देखना है कि आम आदमी पार्टी को जनता कितना तवज्जो देती है, कितना मानती है और आगामी चुनाव में कितना साथ देती है। अब तो यह 2027 के विधानसभा चुनाव में ही देखना है। लेकिन फिलहाल महेंद्र यादव अपने कर्तव्य पर अडिग हैं, अपने काम को कर रहे हैं। लगातार वो उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। आस्था की नगरी हरिद्वार अब डिजिटल युग से भी जुड़ गई है, जिसके चलते सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने एक ईश्वर ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए श्रद्धालु घर बैठे वर्चुअल दर्शन, आरती और प्रसाद का लाभ उठा सकेंगे। खास बात यह है कि सभी पूजा सामग्री पारंपरिक रीति और शुद्धता के साथ घर घर पहुंचाई जाएगी।
इस मौके पर महाकुंभ में चर्चित रही साध्वी हर्षा रिशारिया ने हमारे संवाददाता हर्ष सैनी से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। ऐप के जरिए आज हरिद्वार पहुंची हैं हर्षा मैडम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैडम, आज ऐप की लॉन्चिंग हुई है, हरिद्वार आप पहुंची हैं, कैसे देख रही हैं इस अनुभव? देखिए, मेरा यहाँ पहुँचना ये खुद में ऐसा इंट्यूशन था कि भाई मुझे गुरुदेव के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मैं कहीं सफर पे निकल रही थी। तो मैं तो सिर्फ उसके लिए आई थी कि गुरुदेव के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेना। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे आज कोई कार्यक्रम है या कोई ऐप लॉन्चिंग है, तो ये मुझे पहले नहीं पता था। तो कभी कभी आपको कुछ चीजें नहीं पता होती है, लेकिन ऊपर से सहयोग हर चीज का बना होता है, तो बस वैसा ही कुछ हुआ है। मैडम, आप इतनी युवा हैं और आस्था के मार्ग पर निकल पड़ी हैं, आपसे बहुत सारी युवा मोटिवेट होते हैं, कैसे देख रही हैं, क्या संदेश देंगी हरिद्वार के और देश भर के युवाओं का? लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर कोई डीपली नहीं भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो कम से कम जितना हो सकता है उतना वो हो, अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, सनातन के प्रति जितना हो सकता है थोड़ा बहुत वहां से तो हम शुरू करें, फिर धीरे धीरे ईश्वर खुद आपको गहराई में लेके जाता है। हर हर महादेव। तो ये थी हमारे सहयोगी के साथ हर्ष सैनी, जनता टीवी हरिद्वार। आज भी लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, अमेरिका में है, लंदन में है, यूरोप में है, जो हम इंडिया नहीं आ पाते, मंदिरों में नहीं जा पाते हैं, अगर वो ऐप के माध्यम से दर्शन करते हैं। आज देखो, आपने देखा, आपने ही दिखाया मेरा पूजन सामग्री अभिषेक सावन का, लगभग 170 करोड़ लोगों ने अब तक देखा, 170 करोड़ लोगों ने देखा। और मैं आज जिस घर में जाता हूँ वहाँ लोग, मुझे 2-4 लोग मिलते हैं, स्वामी जी मैं 3 घंटे देखा, मैं स्वामी जी में 4 घंटे देखा, स्वामी जी में 5 घंटे देखा। आज उनके घर में महादेव आने लगे, आज उनके घर में शिवलिंग आने लगे, आज उनके घर में पूजन सामग्री के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी। तो मुझे लगता है एक समय ऐप की जरूरत है, एक समय ऐसा आएगा जब ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ऐप बन जाएगा और वो पूजन करने लगेगा। आस्था का डिजिटल संगम नाम का ऐप इस दौरान लॉन्च किया गया। आस्था और तकनीक का संगम यह ऐप है। साथ ही आपको बता दें, वर्चुअल दर्शन आरती की सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार का लक्सर क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित है। वहीं हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्रैक्टर से बाढ़ प्रभावित गांवों तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाराजपुर, रायसी और गंदासपुर समेत कई गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से सीधे मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी और सरकार इस आपदा की घड़ी में पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। इसी को लेकर लक्सर से बीजेपी के पूर्व विधायक संजय गुप्ता से जनता टीवी संवाददाता हर्ष सैनी ने खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। सीमांत क्षेत्र में यहाँ पर काफी जल भराव हुआ था और लोगों के घरों में पानी गया है। वहाँ पर आने जाने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे समय में मैं स्वयं वहाँ जाकर लोगों से मिला हूँ और जो ज़रूरत की ज़रूरी सामान है या वहाँ जो लोगों की मांग है पर हम काम करेंगे। सभी आपदा प्रभावितों के साथ हम लोग हैं। ऐसे समय में हमारे बच्चों का स्कूल जाना आना ये भी आगे चलकर सुचारू रूप से हो, उसके लिए मैंने वहाँ पर कहा है कि निकट भविष्य में सड़क ऊँची बनाई जाएगी और साथ ही हर वर्ष इस प्रकार की समस्या विस्थापन इत्यादि के लोगों ने कहा है, उसके लिए भी कहा है कि विस्थापन पूरे राज्य के अंदर इस वर्ष बहुत आपदा है। हराली, खराली, हमारा जखुली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी सभी जनपदों में लगभग और मैदानी क्षेत्रों में जल भराव है। उधमसिंह नगर में, चंपावत के मैदानी क्षेत्रों में, तो सभी जगह पर हम शासन हमारा अलर्ट है। 24 घंटे जो है अलर्ट मोड में रहकर सभी के साथ समन्वय बनाकर हरिद्वार पहुंचे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता जो मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार इस दौरे में मौजूद रहे हैं। सर, धामी जी के साथ आप लगातार पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं, किस प्रकार से किन किन क्षेत्रों का दौरा किया है, क्या आश्वासन उन लोगों को दिया है जिन पर इस आपदा से कहीं ना कहीं प्रभाव? देखिए, उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी केवल आश्वासन नहीं देते, वो धरातल पर काम करते हैं। और आज उन्होंने लक्सर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की पीड़ा को जानकर, बाढ़ पीड़ित लोगों की, वो उन्होंने कहा मैं
कल वहां आऊंगा, निरीक्षण करूंगा स्वयं। और उन्होंने वहां स्थानीय लोगों के लिए राशन किट दी और पशुओं के लिए चारा भिजवाया। और जो सड़क 5 किलोमीटर जिसमें 2-3 मीटर भराव पानी का रहता है, उसको दोबारा पुनः उसका निर्माण होगा। और भी कई विस्थापन की समस्या थी, सबको दूर करने का उन्होंने वही मौके पर लगभग कितने सर क्षेत्रों में इस जलभराव की समस्या से प्रभावित हुए हैं सर? लक्सर, खानपुर दोनों विधानसभा क्षेत्रों में बहुत जलभराव की स्थिति है। ग्रामीण लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और उसको निस्तारण करने के लिए। आप जानना चाहेंगे क्या कोई मुआवजे का भी ऐलान मुख्यमंत्री जी ने किया है? अब ये डीएम साहब को उन्होंने निर्देशित किया है, वो बताएंगे। सर एक अंतिम सवाल लेंगे, 2027 विधानसभा चुनाव से क्या लक्सर से पुनः आपको भारतीय जनता पार्टी से? मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, जो आदेश मिलेगा वो करूँगा। हाँ जी। ये थे हमारे साथ संजय गुप्ता, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अपने सहयोगी के साथ में हर्ष सैनी, जनता टीवी हरिद्वार। पिरान कलियर दरगाह साबिर पाक के 757वें सालाना उर्स में लगातार बारिश ने जायरीनों और व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें, मेला मैदान और दरगाह क्षेत्र में जगह जगह पानी भर गया है, जिससे दुकानदारों का कारोबार ठप पड़ गया है। वहीं बारिश और कीचड़ के कारण कई दुकानदारों का सामान भीगकर खराब हो गया। इस बीच जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक चंद सेठ ने मेला क्षेत्र का दौरा कर पानी निकासी और साफ सफाई के लिए प्रशासन को त्वरित इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। मैंने सुबह भी आज निरीक्षण किया था। बारिश के वजह से हमारा आज रेड अलर्ट भी है और कल ऑरेंज अलर्ट भी है। उसी के लिए टेम्पररी सॉल्यूशन की तरफ से हमने कच्चे नाले खोदने के लिए भी बताया गया है और कई जगह में मोटर लगा के हम पानी का निकासी कर देंगे ताकि दुकान में आने वाले लोगों को ये नहीं होगा। और छोटे मोटे चीजों में कहीं भी एंट्री हमारा कहीं जर्मन हैंगर लगाया है, उसमें मैटिंग करा रहा है ताकि लोगों का कितना भी है साफ सफाई रखे। और वो इस बार हट के ठेका नहीं दिया गया, इस बार नगर पंचायत को ही दिया गया कि साफ सफाई रखने के लिए, तो उस वजह से भी वो हमारे प्रशासन के अंदर ही काम कर सके। कुमाऊं मंडल में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है, जिसके चलते नैनीताल में पहाड़ी से गिरे एक बड़े बोल्डर की चपेट में एक वाहन आ गया। गनीमत रही कि यात्री सुरक्षित बच गए। बता दें कि जिले में अब तक कुल 23 सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिनमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग, 4 राजमार्ग और 18 संपर्क मार्ग शामिल हैं। वहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील भी की जा रही है। जनपद में कल से लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसका प्रभाव यह है कि हम बिल्कुल अलर्ट मोड में हैं। हमारे सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, लाइन डिपार्टमेंट के सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग के लोग और हमारा पूरा पुलिस का तंत्र सक्रिय है। हमारी जो है टीमें सड़कों पे हैं, मैदान में हैं। लेकिन हमारा जो है जनता से आह्वान है कि इस विपदा की स्थिति में, इस आपदा की स्थिति में, ये जो प्रकृति का स्वरूप है उससे उसका सामना करने के लिए सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। पूरे जनपद में 23 मार्ग इस समय बंद हैं, जिसमें एक एनएच जो है हमारा लगातार खुल रहा है और बंद हो रहा है। ये जो अल्मोड़ा को जानता है एनएच, वो फ्रॉग पॉइंट पर अभी बंद हुआ था, जिसको हमने खोल लिया है। 4 राज्य मार्ग जो है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।